जय हिंद साथियों, मैं बबलू धाकड़ स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं समस्याग्रस्त मृदाओं के अंदर लवणीय व क्षारीय मृदाओं के जो निर्माण की जो अवस्थाएं होती है उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अब ये जो निर्माण की जो अवस्थाएं होती है कितने प्रकार की होती हैं, इसके बाद में हम लवणीय व जो क्षारीय मृदाएं होती हैं इनका हम प्रबंधन किस प्रकार से कर सकते हैं या फिर इनका हम सुधार किस प्रकार से कर सकते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमने लवणीय व क्षारीय मृदाओं से रिलेटेड दो टॉपिक के बारे में हमने चर्चा की थी, जिसके अंदर हमने पहले सामान्य परिचय के बारे में देखा था कि जो लवणीय व क्षारीय मृदाएं होती है उनसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उनके बारे में हमने चर्चा की थी। उसके बाद में हमने संपूर्ण विवरण देखा था कि जो लवणीय व क्षारीय मृदाएं होती है इनके अंदर किन इनके डेफिनेशन क्या हो सकती है या फिर इनका उपनाम क्या हो सकते हैं, या फिर हम बात करें इनके अंदर किन लवणों की प्रधानता होती है और इनका हम सुधार के लिए जो विधि काम में लेते हैं वो कौन कौन सी होती है और उनके अंदर कौन कौन सी जो हम विधि काम में लेते हैं वो कौन सी होती है, उनके बारे में हमने चर्चा की थी। आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं जो लवणीय व क्षारीय जो मृदाएं होती है उनका जो निर्माण की जो अवस्थाएं होती है वो किस प्रकार से उनका निर्माण होता है, उनके स्टेप क्या होते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं लवणीय व क्षारीय मृदाओं के निर्माण की अवस्थाएं। तो लवणीय व क्षारीय मृदाओं के निर्माण की अवस्थाओं की बात करें तो ये कितनी अवस्थाओं में लवणीय व क्षारीय मृदाओं का निर्माण होता है? 5 अवस्थाओं के अंदर इनका निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम उन अवस्थाओं का नाम देखते हैं कि कौन कौन सी अवस्थाओं के आधार पर इनका निर्माण होता है। तो सबसे पहला आता है इसके अंदर हमारा लवणीकरण। कौन सा आता है? लवणीकरण। ठीक है ना। इनके अंदर क्या क्या होता है वो भी हम चर्चा करेंगे। पहला आता है लवणीकरण, दूसरा आता है क्षारीयकरण। क्षारीयकरण नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 में आता है इसके अंदर न्यूनीकरण। न्यूनीकरण नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 जो अवस्था आती है वो आती है निम्नीकरण। कौन सी अवस्था? निम्नीकरण। और नंबर 5 की बात करें तो नंबर 5 हो जाएगी हमारे डिग्रेडेशन या डिग्रेडेशन। कौन सी हो जाएगी? डिग्रेडेशन। ये 5 अवस्थाएं होती कौन कौन सी? लवणीकरण, क्षारीयकरण, न्यूनीकरण, निम्नीकरण और डिग्रेडेशन, या फिर इसी को हम रिग्रेडेशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? डिग्रेडेशन, या फिर कहीं कहीं जगह इसको रिग्रेडेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 5 अवस्थाओं का नाम सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। अब हम इसके अंदर एक एक करके चर्चा करते हैं कि लवणीकरण के अंदर क्या होता है, क्षारीयकरण, न्यूनीकरण, इन सभी के अंदर क्या क्या होता है, तब जाकर हमारा लवणीय व क्षारीय मृदाओं का निर्माण हो पाता है। तो सबसे पहले हम बात करें लवणीकरण की तो हम इनके बारे में पूरा 1 लाइन के अंदर देखते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जो प्रश्न पूछा जाता है वो पूरा हमें पैराग्राफ के रूप में नहीं पूछा जाता है, केवल और केवल 1 लाइन के अंदर पूछा जाता है कि निम्न में से अगर लवणीय व क्षारीय मृदाओं के निर्माण की कौन सी अवस्थाएं होती है और उस अवस्था के अंदर किसका निर्माण होता है, ये मुख्य रूप से बातें हमें जानकारी पता होनी चाहिए। तो हम बात करें सबसे पहले लवणीकरण के बारे में हम बात करें तो लवणीकरण के अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर किसका निर्माण होता है? लवणों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? लवणों का निर्माण या फिर लवणों का क्या होता है? एकत्रीकरण होता है। क्या होता है? एकत्रीकरण। लवणों का निर्माण या फिर लवणों का एकत्रीकरण होता है। उस अवस्था को हम लवणीकरण के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। अब लवणों का निर्माण किस प्रकार से होता है वो हमें पूरा मैकेनिज्म नहीं देखना, हमें केवल इतना सा याद रखना है कि लवणीकरण की जो अवस्था होगी उसके अंदर क्या होगा? लवण का निर्माण होगा या फिर लवणों का एकत्रीकरण होगा, ये हमें याद रखना है। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अगली जो क्षारीयकरण की जो अवस्था आती है इसके अंदर क्या होता है, तो जो हमारे एकत्रित हुए जो लवण होते हैं, एकत्रित हुए जो लवण होते हैं इनसे किसका निर्माण हो जाता है? इनसे क्षार का निर्माण हो जाता है। इनसे किसका निर्माण हो जाता है? जो क्षारीय जो पदार्थ होते हैं उनका निर्माण हो जाता है, जिसके अंदर हम बात करें सोडियम के जो हमारा सोडियम तत्व होता है या फिर कैल्शियम, पोटेशियम, ये जो तत्व होते हैं इनके सल्फेट का निर्माण हो जाता है, इनके सल्फाइड का निर्माण हो जाता है, या फिर हाइड्रोक्साइड हो गया, या फिर हम बात करें मुख्य रूप से कार्बोनेट हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, तो इनका निर्माण हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? क्षारीयकरण के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद में क्या होता है, तो इसके बाद में न्यूनीकरण की बात करें तो न्यूनीकरण में क्या होता है, तो जो हमारे क्षारीयकरण के दौरान जो बने हुए जितने भी लवण थे उन लवणों में क्या होता है, वो पानी के कांटेक्ट में आ जाते हैं या फिर मृदा के अंदर जो मौजूद जो जल होता है उसके कांटेक्ट में आ जाते हैं, और वो जैसे जल के कांटेक्ट में आता है तो वो एक सॉल्यूशन बना लेते हैं, विलयन बना लेते हैं। विलयन बना लेने के बाद में क्या होता है, परकोलेशन क्रिया के द्वारा वो निक्षालन से होते हुए वो नीचे के संस्तरों में चले जाते हैं। तो इस क्रिया को हम न्यूनीकरण के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, मृदा विलयन के साथ में इसमें क्या होता है, तो मृदा विलयन में मिलकर
मृदा विलयन में मिलकर जो लवण होते हैं, मृदा विलयन में मिलकर लवण नीचे के संस्तर में चले जाते हैं, नीचे का जो संस्तर होता है उसमें चले जाते हैं, नीचे के संस्तर में चले जाते हैं। ये हमारा न्यूनीकरण होता है। ये क्या होता है? हमारा न्यूनीकरण होता है। उसके बाद में आता है नंबर 4 आती है निम्नीकरण। निम्नीकरण में क्या होता है? तो जैसे ही ये जो हमारे जो भी लवण थे वो पानी के साथ में घुलकर नीचे के संस्तर में चले जाते हैं, तो जो ऊपर का जो संस्तर होता है उस संस्तर के अंदर इन लवणों की कमी आ जाती है, और वो जो कमी होती है उस कमी को हम निम्नीकरण के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या होती है? लवणों की क्या हो जाती है? इसके अंदर कमी हो जाती है। इसके अंदर क्या हो जाती है? लवणों की कमी हो जाती है। इसमें क्या होता है? लवणों की कमी हो जाती है। और लवणों की कमी जैसे हो जाती है तो इसमें क्या होता है? जो पीएच मान जो होता है वो क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है। जो इसके अंदर जैसे ही लवणों की कमी होती है तो इसमें क्या होता है? पीएच मान कम हो जाता है, यानी कि जो पीएच मान जो होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो वो हम कैसे कह सकते हैं कि जो ये निम्नीकरण के दौरान जो बनी हुई जो मृदा होती है वो कम पीएच मान वाली होती है, या फिर हम कह सकते हैं उसके अंदर जो लवणों की प्रधानता जो होती है वो बहुत ही कम होती है, या फिर हम कह सकते हैं 0.1 से हानिकारक जो लवण होते हैं वो 0.1 से कम वाली जो अवस्था होती है वो निम्नीकरण के अंदर पाई जाती है। उसके बाद में आता है डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन को हम रिग्रेडेशन के नाम से भी जानते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है? तो इसके अंदर क्या होता है? तो पुनः ये सभी क्रियाएं वापस से शुरू हो जाती, पुनः ये सभी प्रक्रिया शुरू हो जाती है, पुनः यही क्रिया शुरू हो जाती है, जिसके दौरान क्या होता है? जो पीएच मान जो होता है वो क्या हो जाता है? वापस से सॉइल का जो पीएच मान होता है वो वापस से बढ़ने लग जाता है। उस क्रिया को हम रिग्रेडेशन या फिर डिग्रेडेशन के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो लवणीय व क्षारीय जो मृदाएं होती है उनके जो निर्माण की 5 अवस्थाएं होती है उनके अंदर क्या क्या होता है। तो पहली अवस्था जो लवणीकरण आती है उसके अंदर हमारे लवण अलग अलग जो लवण पाए जाते हैं वो सभी एक जगह एकत्रित हो जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है? तो क्षारीकरण आती है, यानी कि लवण से फिर किसका निर्माण हो जाता है? क्षार का निर्माण हो जाता है। उसके बाद में न्यूनीकरण के अंदर क्या होता है? तो जो जितने भी लवण एकत्रित हुए तो वो सब के सब मृदा विलयन के साथ में घुलकर नीचे के संस्तर में चले जाते हैं, उसे हम न्यूनीकरण कहते हैं। निम्नीकरण के अंदर ऊपरी संस्तर के अंदर लवणों की कमी हो जाती है, उसे हम जिसके कारण से पीएच मान होता है वो कम हो जाता है। उसके बाद में लास्ट की जो अवस्था आती है वो डिग्रेडेशन आती है, डिग्रेडेशन या फिर रिग्रेडेशन आती है, जिसके अंदर क्या होता है? तो पुनः यह जितनी भी 5 अवस्थाएं थी वो सभी वापस से सुचारू रूप से चलने लग जाती है, और जिसकी वजह से जो हमारा जो सोइल का जो पीएच मान होता है वो बढ़ जाता है, यानी कि इसके अंदर जो लवणों की जो प्रधानता होती है वापस से वो बढ़ने लग जाती है। और इसी अवस्था को हम डिग्रेडेशन या फिर रिग्रेडेशन के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं जैसे इन सभी का निर्माण हो गया, अब हम इनका प्रबंधन किस प्रकार से कर सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक हो जाएगा वो लवणीय क्षारीय मृदाओं के अंदर इनका प्रबंधन हम किस प्रकार से कर सकते हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये सभी नाम याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है एग्जाम के अंदर सीधा सीधा इनमें से प्रश्न पूछ लिया जाए कि लवणीय व क्षारीय मृदाओं के निर्माण के दौरान जो बनने वाली जो अवस्थाएं होती हैं निम्न में से कौन सी अवस्था नहीं है या फिर हैं, तो वो प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। तो ये हमें हर तरह से तैयार रहना होगा, ठीक है ना। इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके अंदर प्रबंधन के बारे में हम चर्चा करते हैं कि जो लवणीय व क्षारीय जो मृदाएं होती हैं इनका हम मैनेजमेंट या फिर प्रबंधन किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। लवणीय व क्षारीय मृदाओं का प्रबंधन। तो लवणीय व क्षारीय मृदाओं का हम बात करें प्रबंधन की, प्रबंधन या फिर इसी को हम कह सकते हैं सुधार, ठीक है ना। सुधार की बात करें तो इसके अंदर अलग अलग विधियां काम में ली जाती हैं। सबसे पहले उन विधियों का नाम देखते हैं और उनके अंदर कौन कौन सी हम विधियां काम में लेते हैं उन सभी के बारे में देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम ओवरऑल एक व्यू बना लेते हैं। सबसे पहला आता है हमारे कौन सी विधि आती है, तो सबसे पहला आती है हमारे भौतिक विधि। कौन सी विधि आती है? भौतिक विधि। सुधार की कौन सी विधि आती है? भौतिक विधि। दूसरी विधि आती है हमारे रासायनिक विधि। कौन सी विधि? रासायनिक विधि। तीसरी जो आती है वो आती है हमारे जैविक विधि। कौन सी विधि आती है? जैविक विधि। और चौथी जो विधि आती है और उस विधि का नाम है अन्य उपाय। अन्य उपाय या फिर अन्य विधि, अन्य विधियाँ, ठीक है ना।
अन्य विधियाँ। तो ये हमारे प्रमुख रूप से 4 विधियों के माध्यम से हम लवणीय व क्षारीय मृदाओं का सुधार कर सकते हैं। कौन कौन सी? भौतिक विधि, रासायनिक विधि, जैविक विधि और अन्य उपाय या फिर अन्य विधियों के अंदर हम इसको काउंट करेंगे, ठीक है ना। मुख्य रूप से तो 3 विधियाँ होती है, लेकिन कई बुक के अंदर चौथा उपाय भी दिया हुआ होता है, तो वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं भौतिक विधि के बारे में। एक बार मैं आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ कि इसके अंदर हम क्या क्या करते हैं। तो भौतिक विधि के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी सोइल की जो फिजिकल कंडीशन होती है उसको हम किस प्रकार से परिवर्तित करके लवणों को हटा सकते हैं और फसल उत्पादन अच्छे से ले सकते हैं, वो सभी मेथड हमारे भौतिक विधि के अंदर आते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में बात करें, हम अगर हमें खाई खोद देते हैं तो उसके माध्यम से हम लवणीय मृदा का सुधार कर सकते हैं। लवणों को खुरचना हो गया, हमारे जल निकास के माध्यम से हो गया हो। इसके अतिरिक्त हम बात करें खाई खोदना हो गया, ये जो निक्षालन हो गया, ये मुख्य रूप से हमारे भौतिक विधि के अंदर आते हैं। रासायनिक विधि के अंदर कौन कौन सा आते हैं? तो इसके अंदर फिर 3 तरह के अलग अलग काम आते हैं। जैसे हम बात करें, पहला तो हो जाएगा इसके अंदर चूने वाले पदार्थों का उपयोग करके हम सुधार कर सकते हैं। एक आता है अम्ल उत्पादक जो उत्पाद होते हैं उनका माध्यम से इनका रासायनिक उपाय करके हम लवणीय मृदाओं का सुधार कर सकते हैं, जिसके अंदर हम बात करें सल्फ्यूरिक एसिड हो गया हमारे, इसके अतिरिक्त बात करें हम एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया, आयरन सल्फेट हो गया। ये जितने भी प्रोडक्ट होते हैं ये हमारे मुख्य रूप से अम्ल उत्पादक से रिलेटेड होते हैं, तो वो हमारे रासायनिक विधि के अंदर आ जाता है, ठीक है ना। जिप्सम हो गया, वो सभी इसके अंदर आ जाता है। फॉस्फोर जिप्सम हो गया, उनके बारे में हम सेपरेट चर्चा करेंगे। उसके बाद आता है बायोलॉजिकल मेथड के अंदर मुख्य रूप से हमारे 4 प्रकार की आती है। पहला आता है इसके अंदर फार्म यार्ड मैन्यूर या फिर गोबर की खाद होती है, उसके माध्यम से कर सकते हैं। दूसरा हम खरपतवार के माध्यम से कर सकते हैं। तीसरा हम मुख्य रूप से हम तीसरा जो कर सकते हैं वो सीरा और प्रेसमेंट के माध्यम से कर सकते हैं। और चौथा हम जो हरी खाद होती है, ग्रीन मैन्यूर होता है, उनके माध्यम से हम आसानी से लवणीय मृदाओं का सुधार कर सकते हैं, तो वो हमारे बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर आ जाती है। उसके बाद में आता है अन्य विधि के अंदर क्या कर सकते हैं। तो अन्य के अंदर हम प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ में हम प्रतिरोधी किस्में या फिर प्रतिरोधी जो फसलें लगाते हैं उनका फिर अलग अलग विवरण आ जाता है, जिसके अंदर हम मुख्य रूप से बात करें उच्च लवण सहनशील फसलें कौन सी होती है, मध्यम कौन सी होती है और न्यूनतम वाली कौन सी होती है, तो वो हमारे मुख्य रूप से ये हमारे अन्य के अंदर आ जाते हैं, ठीक है ना। तो हम इनके सभी के बारे में सेपरेट चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप ये अगर लिखना चाहते हो तो चारों का नाम लिख लीजिए। उसके बाद में हम बात करते हैं फिजिकल मेथड या फिर भौतिक विधि के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो हम बात करें भौतिक विधि, तो सबसे पहले आती है हमारे कौन सी विधि, भौतिक विधि आती है। तो भौतिक विधि के अंदर 5 प्रमुख विधि आती हैं। उनके सबसे पहले मैं यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ, उसके बाद में उनके बारे में एक के बारे में हम डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो बात करें फिजिकल मेथड के अंदर, तो इसके अंदर सबसे पहली आती है हमारे लवणों को खुरचना। लवणों को खुरचना और खुरचना को हम इंग्लिश में स्क्रैपिंग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? स्क्रैपिंग, ठीक है ना। उसके बाद में आता है जल निकास हो गया। तीसरा हो जाएगा लवणों को बहाना। चौथा हो जाएगा इसके अंदर निक्षालन या फिर इसी को हम लीचिंग के नाम से जानते हैं, लीचिंग। और नंबर 5 हो जाएगा इसके अंदर, पहला हो जाएगा लवणों को खुरचना, जल निकास, लवणों को बहाना, निक्षालन, और एक हो जाएगा ट्रेंचिंग या फिर खाई खोदना। इसको हम ट्रेंचिंग के नाम से हम जानते हैं, ठीक है ना। तो ये 5 इंपॉर्टेंट मेथड है जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहले आपको नाम याद होने चाहिए। लवणों को खुरचना, इसको हम स्क्रैपिंग के नाम से जानते हैं। जल निकास ड्रेनेज हो जाएगा, लवणों को बहाना पानी के साथ में मिलाकर बहा देना, निक्षालन लीचिंग हो जाएगा, और खाई खोदना ट्रेंचिंग हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम इसके बारे में एक के बारे में चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से हम कर सकते हैं। ये जनरली सबसे पहला आता है हमारे लवणों को खुरचना। तो लवणों को किस प्रकार से खुरच सकते हैं, तो जैसे ही हमें पता चल जाता है कि जो लवणीय व क्षारीय मृदा होती है उनके ऊपर जो सॉइल की जो सरफेस सॉइल होती है वहाँ पर लवणों की प्रधानता हो जाती है। तो उसमें क्या किया जाता है, जैसे जैसे जो लवण की जो प्रधानता होती है उसमें खुरपी या जो कुदाली होती है हमारी, उसकी सहायता से उसको एक मृदा की जो ऊपरी पपड़ी होती है, परत होती है, पपड़ी जो होती है, उसको खुरपी और फावड़े की सहायता से अच्छे से उसको खोद कर जो हमारी तगारी होती है या फिर जो भी हमारे बर्तन होते हैं उसके अंदर इकट्ठा कर लिया जाता है, या फिर जो ट्रॉली होती है उसमें भरकर उसको खेत से बाहर निकाल दिया जाता है। और ये जो क्रिया की जाती है ये कितनी गहराई पर की जाती है, तो ये लगभग 15 से 30 सेंटीमीटर की जो
मृदा की जो गहराई होती है वहाँ तक की ये क्रिया की जाती है। इसमें क्या किया जाता है, तो लवणों की जो मृदा सतह होती है 30 सेंटीमीटर गहराई तक उसको खुरच कर उस मृदा को ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया जाता है। उस क्रिया को लवणों का खुरचना कहते हैं। क्या कहते हैं, उस क्रिया को लवणों को खुरचना कहते हैं। और ये जो क्रिया की जनरली अपनाई जाती है, ये ऐसे क्षेत्र में अपनाई जाती है जहाँ पर जो हमारा क्षेत्रफल है या फिर जो खेत का जो एरिया है वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि इसके अंदर लेबर की आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा होती है और या फिर हम कह सकते हैं कॉस्टली बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको अपनाया नहीं जाता। बस इतना सा याद रखना है कि हम इसके माध्यम से भी लवणों का या फिर जो क्षारीय मृदा होती है उनका सुधार कर सकते हैं। उसके बाद में आता है जल निकास। जल निकास किस प्रकार से कर सकते हैं, तो 2 प्रकार से कर सकते हैं समुचित जल निकास। फर्स्ट क्या करें, हम जो हमारा जो सॉइल है, जो फील्ड है, उसके अंदर हम पानी भर देते हैं और पानी से हम बहा देते हैं, वो तो होता है हमारे सतही जल निकास होता है। और दूसरा होता है हम क्या करें, जैसे गर्मी के दिनों में खेत खाली हो जाते हैं तो उसके अंदर खाई खोद के छोटी छोटी खाई खोद के उसके अंदर पाइप डाल दो, पाइप के माध्यम से फिर जो उसके ऊपर छलनी लगा दो। छलनी लगाने के बाद में जो भी हमारा सॉल्यूशन होगा है, फिर मृदा विलयन के सामने जो अंदर जो लवण होते हैं वो उसके अंदर घुल जाते हैं। घुलने के बाद में वो खेत से बाहर निकल जाते हैं, तो वो हमारे जल निकास के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद में आता है लवणों को बहाना। लवणों को बहाना किस प्रकार से किया जाता है, तो मान लीजिए ये कोई हमारा एक फील्ड है, इस फील्ड के हमें छोटे छोटे टुकड़े कर देने हैं। छोटे छोटे टुकड़े कर देने के बाद में इनके मेड़ बना देते हैं। एक खेत के 4 हिस्से कर दिए, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, मेड़ बना दी। उसके बाद में इसमें पानी भर देते हैं। पानी भरने के बाद में जो लवण होंगे वो उस जल के अंदर घुल जाएंगे। घुलने के बाद में जो मेड़ होती है, इन मेड़ को एक साथ में हटा दिया जाता है। एक साथ में हटा दिया जाता है तो जो पानी का जो फ्लो होता है वो बिल्कुल प्रेशर से बहता है और उसकी वजह से जो लवण होते हैं वो खेत से बाहर निकल जाते हैं। इसी को कहते हैं लवणों को बहाना, ठीक है ना। निक्षालन क्या होता है, लीचिंग क्या होता है, तो लीचिंग के माध्यम से किस प्रकार से किया जा सकता है, तो लीचिंग का अर्थ होता है कि लवणों का पानी के साथ में मिलकर नीचे के संस्तरों में चले जाना क्या कहलाता है, लीचिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, लीचिंग कहलाता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लवणीय मृदाओं के सुधार के लिए अगर प्रश्न आता है कि भौतिक विधियां जो हम अपनाते हैं उसके अंदर लवणीय मृदा के सुधार के लिए कौन कौन सी विधि काम में ली जाती है, तो लवणीय मृदा के सुधार के लिए एक तो लवणों को खुरचना और दूसरी हो जाएगी हमारे निक्षालन होती है। अगर प्रॉपर पूछा जाए कि लवणीय मृदा के सुधार के लिए निम्न में से कौन सी विधि हम काम में लेते हैं, या फिर अगर हम सुपरवाइजर बन जाते हैं, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बन जाते हैं, AAO बन जाते हैं, तो हमें अगर ग्रामीण क्षेत्र में अगर लोग पूछते हैं, किसान पूछते हैं कि हमें मृदा को सुधार करना है तो हमें कौन सी विधि काम में लेनी चाहिए, तो लवणों को खुरचना और एक निक्षालन या फिर लीचिंग के माध्यम से हम आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद में आता है, और ये जो निक्षालन की जो क्रिया की जाती है, निक्षालन की जो क्रिया की जाती है ये किस ऋतु के अंदर की जाती है, तो ये मुख्य रूप से ग्रीष्म ऋतु के अंदर की जाती है। किस ऋतु में की जाती है, ग्रीष्म ऋतु के अंदर की जाती है, यह भी हमें मुख्य रूप से पता होना चाहिए। जो निक्षालन की जो क्रिया की जाती है किस ऋतु के अंदर की जाती है, ग्रीष्म ऋतु के अंदर की जाती है, या फिर जो हमारा गर्मी का जो सीजन होता है उस समय हमें निक्षालन की क्रिया करनी चाहिए। उसके बाद में आता है ट्रेंचिंग, खाई खोदना। तो खाई खोदने के लिए क्या किया जाता है, मान लीजिए ये हमारा खेत है, इसके अंदर हमने क्या किया, ये जो हमारे खेत है, इस खेत के अंदर हमने इस वाले बाग में खाई खोदी है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर खाई खोदी है, तो यहाँ के आसपास की जो मिट्टी होगी, ऊपरी जो मिट्टी होगी, ऊपर की मिट्टी यहाँ से हटाकर इस खाई में डाल देते हैं, और ये जो फिर खाई की जो मिट्टी थी उस मिट्टी को हटाकर इसके यहाँ पर डाल देते हैं। तो सोइल का एक्सचेंज हो जाता है, यानी कि ऊपर की मिट्टी जो होती है वो नीचे चली जाती है, ज़मीन के अंदर चली जाती है, और ऊपर अंदर की जो मिट्टी होती है वो बाहर आ जाती है। तो जो सोइल होती है वो उलट पुलट कर देते हैं। तो उस कंडीशन को हम खाई खोदना के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से हम लवणीय और क्षारीय मृदाओं का सुधार इन 5 मेथड से कर सकते हैं जो हमारे भौतिक विधि के अंदर काउंट की जाती है। उम्मीद आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भौतिक विधि के अंदर कौन कौन से मेथड काम में लेते हैं। क्या नाम याद रख लेना, उसके बाद में इनका अर्थ क्या होता है वो आप स्वतः समझ जाओगे, ठीक है ना। क्योंकि एग्जाम के अंदर सीधा सीधा लवणों को खुरचना और निक्षालन से प्रश्न पूछा जाता है कि निक्षालन व लवणों को खुरचना निम्न में से किस प्रकार की जो समस्याग्रस्त मृदाएं होती है उसके सुधार में काम में ली जाती है, तो वो हमारे लवणीय मृदा हो जाएगी, ठीक है ना। ये मैंने आपको पहले बताया था जब हमने लवणीय मृदा पढ़ी थी, तब मैंने आपको वहाँ पर भी बताया था कि लवणीय मृदाओं का सुधार हम 2 विधि से कर सकते हैं, भौतिक विधि और रासायनिक विधि। भौतिक विधि उम्मीद आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये होती है हमारी भौतिक विधि, इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम रासायनिक विधि के बारे में चर्चा करते हैं। रासायनिक विधि के बारे में हम चर्चा करते हैं। दूसरी जो विधि आ जाएगी वो कौन सी हो जाएगी साथियों हमारे, वो हो जाएगी हमारे सेकंड जो मेथड होगा वो आ जाएगा इसके अंदर रासायनिक विधि। कौन सी विधि, रासायनिक विधि, ठीक है ना, जिसको हम
केमिकल मेथड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो केमिकल के अंदर हम कौन कौन से केमिकल या फिर रासायनिक पदार्थ का उपयोग में लेते हैं उनके बारे में हम सबसे पहले जनरल व्यू देखते हैं। उसके बाद में हम सेपरेट उनके बारे में चर्चा करेंगे कि इसकी कितनी मात्रा आवश्यकता होती है, हमें लवणीय मृदा का सुधार करना है या फिर क्षारीय मृदा का सुधार करना है तो कितनी मात्रा आवश्यक होती है वो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला आता है इसके अंदर हमारे सबसे पहला आता है विलेय कैल्शियम लवण। इसके अंदर जो रासायनिक विधि के अंदर जो हम पदार्थ काम में लेते हैं, इन पदार्थों को रासायनिक पदार्थों को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है इसके अंदर विलेय, पहला होता है विलेय कैल्शियम, पहला होता है विलेय कैल्शियम लवण जिसके अंदर मुख्य रूप से हमारे जिप्सम, इसके अंदर कौन कौन आते हैं, जिप्सम आता है और एक आता है हमारे फॉस्फो जिप्सम। इसके अंदर कौन कौन आता है, इसके अंदर हमारे मुख्य रूप से जिप्सम और फॉस्फो जिप्सम आता है, ठीक है ना। दूसरा आता है हमारे अम्ल व अम्ल उत्पादक पदार्थ जिसके अंदर मुख्य रूप से हमारे कौन कौन से आते हैं। तो इसके अंदर मुख्य रूप से हमारे गंधक का अम्ल हो गया। इसके अतिरिक्त बात करें हम एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया, इसके अतिरिक्त बात करें हम आयरन सल्फेट हो गया, आयरन सल्फेट हो जाएगा, ठीक है ना, ETC। ये मुख्य रूप से हमें प्रयोग में लेना है। इन सभी का उपयोग करके हम जो हमारी लवणीय व क्षारीय मृदा है इनका सुधार हम आसानी से सरलतापूर्वक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इनके बारे में चर्चा करते हैं कि जिप्सम के अंदर कितना कंटेंट होता है, फॉस्फो जिप्सम क्या होता है, इनके बारे में जो हमें मुख्य रूप से बातें पता होनी चाहिए उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। मुख्य रूप से इनमें जो इंपॉर्टेंट है वो जिप्सम और फॉस्फो जिप्सम है, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर जिप्सम की, सबसे पहले हम बात करें जिप्सम की बात करें तो जिप्सम का जो सूत्र होता है वो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, CaSO4.2H2 होता है, ठीक है ना। इसका प्रयोग हमने कहाँ पर किया था, तो इसका बारे में हमने सुना था अम्लीय मृदाओं के अंदर, हमने सुना था कि इसका प्रयोग हम अम्लीय मृदाओं के सुधार में क्यों नहीं करते और क्षारीय मृदाओं के सुधार में क्यों करते हैं। तो वो कारण यहाँ पर अब हमारे लागू होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर दो अणु जल का पाया जाता है। जैसे हम इसको सोइल के अंदर डालते हैं तो ये क्या करता है, जो हमारा जैसे हम इसको सोइल के अंदर डालते हैं तो ये क्या करता है, क्या सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करता है और उसकी वजह से जो हमारे क्षारीय मृदा होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, अम्लीय मृदा के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इसी वजह से हम इसका उपयोग वहाँ पर करते हैं, ठीक है ना। तो बात करें जिप्सम की बात करें तो इसके अंदर मुख्य रूप से दो तत्व मुख्य रूप से पाए जाते हैं, एक तो पाया जाता है कैल्शियम और एक पाया जाता है सल्फर। तो बात करें कैल्शियम और सल्फर की प्रधानता इसके अंदर कितने प्रतिशत के रूप में पाई जाती है। तो जो कैल्शियम जो होता है वो लगभग 23.2% या फिर 29.2% पाया जाता है, ठीक है ना। जो 12th की बुक है उसके अंदर 23.2% दिया हुआ है, लेकिन 29.2% भी कई बुकों के अंदर मिल जाता है। तो वो ऑप्शन का अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि जो अगर एग्जाम में पूछता है तो उसके अंदर ऑप्शन क्या क्या रहेगा वो हमें याद रखना है। और अगर दोनों आ जाते हैं तो हमें प्रायोरिटी ये देनी, क्योंकि जो हमारी RBSc की जो 12th की जो बुक है सोइल साइंस की और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की, उसके अंदर कैल्शियम की जो मात्रा दे रखी है और जिप्सम के अंदर वो 23.2% दे रखी है। ये मुख्य रूप से हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें सल्फर की मात्रा हो जाएगी इसके अंदर 18.6% इसके अंदर क्या पाया जाता है, हमारे सल्फर तत्व पाया जाता है, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। और इसके बात करें जो हमारा जिप्सम जो होता है ये इसका प्रयोग जब हम मुख्य रूप से इसका प्रयोग हम क्षारीय मृदाओं के सुधार के रूप में करते हैं, ये आप सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो जब हम क्षारीय मृदाओं के अंदर इसका प्रयोग करते हैं तो जो क्षारीय मृदा होती है वो अलग अलग नामों से जानी जाती है, तो वो हमने पहले देखा था। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें, जैसे जो क्षारीय मृदा होती है जो हमारे पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर कौन कौन सी फसलें अच्छे से हो सकती है। तो हम बात करें इसके जो क्षारीय मृदा होती है इसके अंदर कई सारी अलग अलग प्रकार की मृदाएं आती है, जिसके अंदर हम बात करें बलुई मृदा आती है, बलुई भूरी मृदा आती है, इस प्रकार की मृदा आती है, बलुई दोमट मृदा आती है, इस प्रकार की मृदा आती है। तो इस प्रकार की जो मृदा होती है इनके अंदर मुख्य रूप से उड़द हो गया, मूंग हो गया, या फिर हमारा बात करें हम मूंगफली हो गया, इनका हम फसल उत्पादन आसानी से ले सकते हैं। तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि
बलुई मृदा के अंदर जो सुधार के लिए जो हम डालते हैं, बलुई मृदा के सुधार के लिए निम्न में से कौन सा रासायनिक पदार्थ डाला जाता है, तो वो हमारे जिप्सम डाला जाता है और इसके अंदर ये दोनों कंटेंट प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। अब प्रश्न ये आ सकता है कि यदि हमें दलहनी फसलें लेनी है या फिर मूंगफली की फसल लेनी है तो उसके अंदर हमें 1 हेक्टेयर के लिए जिप्सम की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी, तो कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी, तो वो होगी हमारे 250 किलोग्राम पर हेक्टेयर। 250 किलोग्राम पर हेक्टेयर की आवश्यकता होगी, ये हमें ध्यान रखना है। कितनी आवश्यकता होगी, 250 किलोग्राम पर हेक्टेयर की आवश्यकता होगी। अब ये जैसे हम 250 किलोग्राम पर हेक्टेयर डालेंगे सोइल के अंदर तो इससे हमें कई सारे फायदे होंगे। पहला तो हो जाएगा मूंगफली के अंदर तेल की मात्रा तेल की मात्रा प्रदान लगभग 45 से लेकर 50% के आसपास पाई जाती है, तो उसके अंदर तेल के अंदर सल्फर कंटेंट की आवश्यकता होती है, तो वो हमारे यहाँ पर तेल की पूर्ति भी हो जाती है। दूसरा हो जाता है मूंगफली के अंदर जो दाने बनते हैं वो कैल्शियम की वजह से बनते हैं, जिस क्रिया को हम पैकिंग के नाम से जानते हैं। अगर दाने जो बिल्कुल छोटे छोटे रह जाते हैं उसको हम पॉपिंग के नाम से जानते हैं, और वो जो पॉपिंग की जो कमी होती है वो कैल्शियम की वजह से होती है। तो यहाँ पर कैल्शियम की पूर्ति भी हो जाती है, तो इससे 2 फायदे होते हैं। इसी वजह से जो एग्रीकल्चर के जो वैज्ञानिक होते हैं वो प्रीफर करते हैं कि अगर हमें मूंगफली की खेती करनी है तो हमें मूंगफली की खेती से पहले वहाँ पर हमें जिप्सम का प्रयोग करना चाहिए, ये सिफारिश की जाती है। तो ये बातें भी हमें पता होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं जिप्सम जो होता है ये मुख्य रूप से राजस्थान के अंदर कहाँ पर पाया जाता है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो बात करें राजस्थान के अंदर बात करें तो ये एक हमारा मुख्य रूप से पाया जाता है बीकानेर के अंदर पाया जाता है। बीकानेर हो गया, जैसलमेर हो गया, बीकानेर हो गया, जैसलमेर हो गया, जोधपुर हो गया, बाड़मेर हो गया, ठीक है ना। इन जिलों के अंदर ये मुख्य रूप से पाया जाता है, तो ये हमें मुख्य रूप से पता होना चाहिए। ज़्यादा डीप में नहीं जाने कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, तो जिलों के नाम याद रख लेना। इनके अंदर भी स्थान है, जैसे कटियारसर हो गया, तो ये ऐसे स्थान है वहाँ पर ये मुख्य प्रबलता से पाया जाता है। तो बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर या फिर हम कह सकते हैं पश्चिमी जो राजस्थान है वहाँ पर ये जिप्सम मुख्य रूप से पाया जाता है, तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। उम्मीद आप सभी को समझ में आ गया होगा कि जिप्सम की क्या क्या विशेषता होती है, क्या क्या बिंदु हमें प्रमुख रूप से ध्यान रखना है, ठीक है ना। उसके बाद में हम बात करते हैं फॉस्फो जिप्सम के बारे में हम चर्चा करते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम फॉस्फो जिप्सम के बारे में चर्चा करते हैं। फॉस्फो जिप्सम के बारे में हम यहीं पर चर्चा कर लेते हैं। बात करें अब हम अगला जो हो जाएगा वो हो जाएगा फास्फो जिप्सम। फास्फो जिप्सम के साथ ही हम बात करें तो जिप्सम और फास्फो जिप्सम में जो मुख्य बिंदु अंतर होता है वो क्या अंतर होता है, तो अगर हम इनके संरचना सूत्र की बात करें तो इनमें ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है। लगभग जो फॉस्फो जिप्सम जो होता है इसके अंदर 2 तत्व पाए जाते हैं। 2 तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं, एक तो पाया जाता है, अगर हम इस शब्द को तोड़े तो इसके अंदर एक तो फास्फोरस पाया जाता है, और एक इसमें मुख्य रूप से एक तो पाया जाता है इसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है, फॉस्फोरिक एसिड पाया जाता है, और इसके अंदर एक पाया जाता है जिप्सम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जिप्सम पाया जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, फॉस्फो जिप्सम कहते हैं। जिसके अंदर हम बात करें जो फॉस्फो जिप्सम के अंदर जो जिप्सम होता है वो 90% पाया जाता है, और ये जो फॉस्फोरिक एसिड जो होता है ये मुख्य रूप से 1 से लेकर 2% का आसपास पाया जाता है। इसी पूरे का जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो फॉस्फो जिप्सम का निर्माण करते हैं। तो हम कह सकते हैं अल्टीमेटली जो फॉस्फो जिप्सम होता है वो एक जिप्सम का ही एक रूप होता है, ठीक है ना। क्या होता है, एक रूप होता है, लेकिन इसकी जो प्राप्ति होती है उस प्राप्ति के आधार पर इसको हम जिप्सम ना कहकर फॉस्फो जिप्सम के नाम से जानते हैं। अगर पर्टिकुलर आपको ऑप्शन में आ जाए कि जिप्सम और फॉस्फो जिप्सम में क्या अंतर है, तो जो जिप्सम जो होता है वो प्राकृतिक रूप से अगर हमें मिल रहा है तो वो हमें उसे हम जिप्सम नाम देंगे। लेकिन जो हमारा मुख्य रूप से जो जिप्सम है वो अगर आर्टिफिशियली रूप से अगर हमें कोई भी कारखाना या फिर उद्योग हो गया वहाँ से बाई प्रोडक्ट के रूप में निकल रहा है तो उसे हम जिप्सम ही तो होगा, तो जिप्सम ही। लेकिन अगर वो बाई प्रोडक्ट के रूप में कारखानों से निकल रहा है, उद्योगों से निकल रहा है, तो उसे हम फॉस्फो जिप्सम के नाम से जानते हैं। तो फॉस्फो जिप्सम की परिभाषा क्या हो जाएगी, यदि हमारा जो जिप्सम है, यदि जिप्सम की जो प्राप्ति है, जिप्सम की जो प्राप्ति है वो कहाँ से हो रही है, कारखानों से हो रही है। जिप्सम की जो प्राप्ति हो रही है वो कारखानों से हो रही है या फिर उद्योगों से प्राप्त हो रही है। तो उस कंडीशन में यदि जिप्सम की प्राप्ति कारखानों या फिर उद्योगों से हो रही है तो उसे हम क्या नाम से जानेंगे, उसे हम फॉस्फो जिप्सम के नाम से जानेंगे। तो ये माइनर डिफरेंट है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि जिप्सम क्या होता है। तो जिप्सम प्राकृतिक रूप से मिलता है तो उसे हम जिप्सम कहते हैं, और यदि जिप्सम की अगर प्राप्ति हमें कारखानों से हो रही है या फिर कारखानों से बाई प्रोडक्ट या फिर उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है तो उसे हम फॉस्फो जिप्सम के नाम से जानते हैं। अब हम बात करें फॉस्फो जिप्सम के अंदर
फॉस्फोजिप्सम के अंदर सल्फर कंटेंट कितना पाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर मुख्य रूप से एक तो हमारा जिप्सम होता है और एक होता है फॉस्फोरिक एसिड होता है। तो हम बात करें इसके अंदर जो हमारा सल्फर तत्व होता है वो कितना पाया जाता है, तो वो लगभग मुख्य रूप से 22 से लेकर 24% पाया जाता है, ठीक है ना। या फिर इसको हम एवरेज की बात करें तो एवरेज हो जाएगा हमारे 23% हो जाएगा। ये बात हमें मुख्य रूप से पता होनी चाहिए, ठीक है ना। और ये जो फॉस्फोजिप्सम जो होता है इसका अगर हम तुल्यांकी बार की बात करें तो इसका जो तुल्यांकी बार होता है वो लगभग 0.95 तुल्यांकी बार होता है, ठीक है ना। 0.95 तुल्यांकी बार होता है। इसके बारे में तुल्यांकी बार क्या होता है ये हम अभी थोड़ी देर बाद में एक टेबल बनाने वाले हैं। उस टेबल के अंदर आपको लगभग ये जितने भी नाम लिखे हुए, जिप्सम हो गया, फॉस्फोजिप्सम हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया, आयरन सल्फेट हो गया, इन सभी का जो तुल्यांकी बार होते हैं जिसका उपयोग हम लवणीय क्षारीय मृदाओं को सुधार में करते हैं, वो सभी मात्रा वहाँ पर हम एक टेबल के अंदर इसको समझने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो फॉस्फोजिप्सम से रिलेटेड जो 4 बातें हैं वो हमें पता होनी चाहिए। पहले कहते किसे है, तो ये हो जाएगा यदि जिप्सम की प्राप्ति हमें कारखानों से उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है तो वो हमें फॉस्फोजिप्सम कहलाता है। जिप्सम के अंदर लगभग 90% फॉस्फोजिप्सम के अंदर लगभग 90% जिप्सम पाया जाता है। 1 से 2% के आसपास फॉस्फोरिक एसिड पाया जाता है, जिसको हम फ्लोरिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। सल्फर कंटेंट कितना होता है इसके अंदर, जो 22 से लेकर 24% के आसपास, या एवरेज बात करें 23% होता है। और इसका जो तुल्यांकी बार होता है वो कितना होता है, 0.95 के आसपास इसका तुल्यांकी बार होता है। ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम एक टेबल बनाते हैं और उस टेबल के अंदर हम एक तरफ तो लिखेंगे ये जितने भी हमारे पदार्थ हो जाएंगे, रासायनिक पदार्थ जिनका उपयोग हमें रासायनिक या फिर लवणीय व क्षारीय मृदा को सुधार में लेना, और एक तरफ हमारे इनका तुल्यांकी बार आ जाएगा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से इसका। अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो अपने साथियों के साथ में अधिक से अधिक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम इसके अंदर चर्चा करते हैं। एक तरफ तो हो जाएगा हमारे प्रबंधन के अंदर, यहाँ पर तो हो जाएगा हमारे रासायनिक पदार्थ। कौन से पदार्थ हो जाएंगे, रासायनिक पदार्थ हो जाएगा। और इधर हो जाएगा हमारे तुल्यांकी बार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा हमारे तुल्यांकी बार हो जाएगा, ठीक है ना। ये बातें हमें ध्यान रखनी है। अब हम इसके अंदर सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर जो हम तुल्यांकी बार जो लेंगे वो किसके सापेक्ष लेंगे। जैसे हमने अम्लीय मृदा के अंदर जो पढ़ा था तुल्यांकी बार, या फिर उसके अंदर हमने जो स्टैंडर्ड वैल्यू ली थी वो ली थी हमने कैल्शियम कार्बोनेट के सापेक्ष ली थी। जैसे हम बात करते हैं वहाँ पर हमने डोलोमाइट के लिया था, डोलोमाइट के वहाँ पर हमने 109 के आसपास देखा था। उसके बाद में हमने जैसे हम बात करें वहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट कि जो वहाँ पर हमने मात्रा ली थी वो 100 किलोग्राम के आसपास ली थी। तो वहाँ पर हमने एक स्टैंडर्ड वैल्यू को माना था जिसके रूप में हमने तुल्यांकी बार निकाला था, या फिर हम कह सकते हैं वहाँ का हमने एक अनुबार निकाला था, ठीक है ना। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी हमको अगर तुल्यांकी बार निकालना है, सभी जो हमने रासायनिक पदार्थ देखे थे, जो 5 मैंने रासायनिक पदार्थ के नाम लिखे थे उनका निकालना है, तो उनके लिए भी निकालने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड तुल्यांकी बार लेना है, और उसका नाम हो जाएगा यहाँ पर जिप्सम हो जाएगा। उसका क्या नाम हो जाएगा, जिप्सम हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि हमें जिप्सम के सापेक्ष लेना है तुल्यांकी बार। यानी कि अगर मान लीजिए जिप्सम की आवश्यकता हमें, ये जो तुल्यांकी बार आएगा ये किसके अंदर आएगा, टन के अंदर आएगा, टन के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा, टन के अंदर आएगा, या फिर हम कह सकते हैं 1 टन की आवश्यकता होगी। यानी कि हमें यदि लवणीय व क्षारीय मृदाओं का सुधार करना है अगर 1 हेक्टेयर के अंदर, तब वहाँ पर हम अगर जिप्सम की मात्रा अगर हम 1 टन ले रहे हैं, तो अगर हमें जिप्सम की उपलब्धता नहीं है और उसकी तुलना में हम सल्फ्यूरिक एसिड काम में ले रहे हैं तो उसकी कितने हमें आवश्यकता होगी। इसी के अनुरूप हम पायराइटिस काम में ले रहे हैं तो उसकी कितनी आवश्यकता होगी। तो वो हमें जो स्टैंडर्ड वैल्यू रहेगी वो हमारे जिप्सम रहेगी, और जिप्सम की जो मात्रा रहेगी वो कितनी रहेगी, 1 टन रहेगी। तो एक तो हमें रासायनिक पदार्थ का नाम ऐसे ही पता चल गया, कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा हमारे जिप्सम। कौन सा हो जाएगा, जिप्सम। और जिप्सम की जो मात्रा होगी वो कितनी होगी, 1 टन होगी। कितनी होगी, 1.0, जिसको नाम से हम 1.0 के नाम से जानते हैं। और ये यहाँ पर 1 लिखा हुआ तो वो किस में मात्रा होगी, टन के अंदर होगी। किस में होगी, टन में होगी। यानी कि अगर हमें लवणीय व क्षारीय मृदाओं का सुधार काम में लेना है तो वो हमें 1 टन की आवश्यकता होगी। अब मान लीजिए हमें जिप्सम की उपलब्धता नहीं है और जिप्सम की जगह हमें उपलब्ध हो गया सल्फ्यूरिक एसिड उपलब्ध हो गया, तो उसकी हमें कितनी मात्रा आवश्यक होगी तो वो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे
सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल या H2SO4 की मात्रा की बात करें तो 0.57 हमें इसकी आवश्यकता होगी। यानी कि मान लीजिए अगर हमें जिप्सम उपलब्ध नहीं हुआ और हमें सल्फ्यूरिक अम्ल उपलब्ध हो गया तो उसके लिए हमें केवल और केवल 570 किलोग्राम की आवश्यकता होगी। कितनी आवश्यकता होगी? 570 किलोग्राम की आवश्यकता होगी। जैसे हम 570 किलोग्राम मृदा के अंदर डालेंगे तो हमारी जो सोइल होगी वो लवणीय क्षारीय मृदा से कन्वर्ट हो गई, या तो फिर वो अम्लीय मृदा के अंदर कन्वर्ट होगी, या फिर उसका जो पीएच मान होगा वो 7 से कम हो जाएगा, या फिर 7 के आसपास उदासीन मृदा के रूप में वो हमारे बिहेवियर करेगी। ठीक है ना। तो ये होता है हमारे सल्फ्यूरिक एसिड की जो मात्रा होती है वो हमें 0.57 काम में लेनी है। उसके बाद में नंबर 3 बात करें, उसके बाद में आता है हमारे लाइम स्टोन। उसके बाद में कौन सा आता है? लाइम स्टोन आता है। वो लाइम स्टोन की बात करें तो इसकी जो मात्रा होती है वो 0.8 के आसपास होती है। यानी कि हमें अगर लाइम स्टोन उपलब्ध हो गया तो हमें 580 किलोग्राम की आवश्यकता होगी। और एक बात याद रखना, अगर हमें लाइम स्टोन का प्रयोग करना है तो इसके लिए जो पीएच मान होगा वो कितना कम होना चाहिए? 7.5 से कम होना चाहिए। 7.5 से कम पीएच मान होगा। यानी कि लवणीय व क्षारीय मृदाओं की हमने कंडीशन देखी थी कि 8.5 से पीएच मान क्या होता है? ज़्यादा होता है। लेकिन सभी जो लवणीय मृदा होती है उनकी सभी की कंडीशन एक जैसी नहीं होती। हर एक वो तो हमने एक स्टैंडर्ड पीएच मान माना था। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर स्थान विशेष के अगर सोइल का टेस्ट करते हैं तो वहाँ पर जो लवणीय व क्षारीय मृदा होती है वहाँ का पीएच मान अलग अलग हमें प्राप्त होता है। तो कई जगह हमें पीएच मान जो होगा वो 7.5 से अगर कम प्राप्त होता है तो उस कंडीशन में हम यदि इनका उपयोग न करके अगर हम लाइम स्टोन का उपयोग करेंगे तो भी हमारी जो मृदा होगी वो एक उदासीन मृदा के रूप में बिहेवियर करेगी। तो ये भी हमें याद रखना है कि अगर लाइम स्टोन का उपयोग करना है तो हमें 0.58 टन के आसपास लेना है और उनका जो पीएच मान रहेगा वो हमें 7.5 के अगर कम है तो हम इनका उपयोग करेंगे। ठीक है ना। उसके बाद में आता है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम सल्फेट। और एक आता है हमारे 5वां आता है आयरन सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट और आयरन सल्फेट, इनसे निश्चित प्रश्न पूछा जाता है। अब इनको हम याद कैसे रखेंगे? तो इनको याद रखने की जो ट्रिक हो जाएगी वो हो जाएगी फ्रिज महंगा है, फ्रिज महंगा है अलमारी से। जो ट्रिक होगी वो क्या होगी? फ्रिज महंगा है अलमारी से। तो यहाँ पर फ्रिज से तो क्या हो जाएगा हमारे आयरन सल्फेट, और अलमारी से हो जाएगा हमारे एल्यूमिनियम सल्फेट। यानी कि अगर फ्रिज महंगा तो उसकी मात्रा भी हमें ज़्यादा लेनी है, और अलमारी सस्ती है तो उसकी मात्रा हमें कम लेनी है। ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले आयरन, क्योंकि फ्रिज क्या है? महंगा है। फ्रिज महंगा आता है, जनरली लगभग 20-25 हज़ार के आसपास हमारा फ्रिज आता है। और भी उसकी जो उपयोगिता होती है उसके आधार पर उसकी जो वैल्यू होती है वो बढ़ती जाती है। उसी प्रकार हम बात करें अलमारी जो होती है वो सस्ती आती है। तो उसी के आधार पर हम बात करें सबसे पहले आयरन सल्फेट की। आयरन सल्फेट की बात करें तो इसकी जो मात्रा काम में लेनी है वो हो जाएगी 1.62 टन हो जाएगी। यानी कि अगर हमें ये सभी उपलब्ध नहीं हुआ और हमें आयरन सल्फेट उपलब्ध हो गया लवणीय क्षारीय मृदाओं के सुधार के लिए, तो हमें आवश्यकता होगी जो हमें आवश्यकता होगी वो होगी 1 टन और 620 किलोग्राम की हमें आवश्यकता होगी। इसी प्रकार हम बात करें एल्यूमिनियम सल्फेट की बात करें तो ये हो जाएगा 1.29, यानी कि हमें 1 टन और 290 किलोग्राम की आवश्यकता होगी लवणीय व क्षारीय मृदाओं के सुधार के लिए अगर हम एल्यूमिनियम सल्फेट का प्रयोग करें। तो यह ट्रिक याद रखना कि एल्यूमिनियम सल्फेट और आयरन सल्फेट की जो मात्रा होती है वो कितनी रखी जाती है? तो वो रखी जाती है फ्रिज महंगा है अलमारी से। तो फ्रिज से क्या हो जाएगी? फ्रिज की मात्रा ज़्यादा होती है तो हमें इसकी भी मात्रा ज़्यादा रखनी है 1.62, और जो हमारा अलमारी होती है वो सस्ती होती है तो यहाँ पर हम अलमारी की मात्रा या फिर हम एल्यूमिनियम सल्फेट की मात्रा जो है वो हमें कम रखनी है। कितनी हो जाएगी? 1.29 हो जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें नंबर 6 पर हो जाएगा यहाँ पर हमारे आयरन पायराइटिज। आयरन पायराइटिज जिसको हम इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है? FeS2 इसका सूत्र होता है। इस FeS2 की जो कहानी होती है वो हमने पहले भी चर्चा की थी। FeS2 को हम मुख्य रूप से मूर्खों का सोना के नाम से भी जाना जाता है। और ये हमने किस में स्टडी की थी? तो ये हमने जब अम्लीय सल्फेट मृदा पढ़ी थी, अम्लीय सल्फेट मृदा के बारे में जब हमने पढ़ा था तब वहाँ पर मैंने आपको इसके बारे में डिटेल कहानी बताई थी। ठीक है ना। तो इसकी बात करें अगर हम इसका प्रयोग करें तो इसकी जो तुल्यांकी भार होगा वो कितना होगा? 1.63 इसका तुल्यांकी भार होगा। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, एक हमारे बच गया फॉस्फोजिप्सम। क्या हो जाएगा? फॉस्फोजिप्सम। क्या हो जाएगा? फॉस्फोजिप्सम। फॉस्फोजिप्सम की कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 0.95 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 0.59
या फिर हम कह सकते हैं शॉर्ट में 950 किलोग्राम की आवश्यकता होगी हमें लवणीय व क्षारीय मृदाओं के सुधार के लिए। ठीक है ना। तो उम्मीद आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लवणीय व क्षारीय मृदाओं को सुधार, यदि हम रासायनिक विधि काम में ले रहे हैं तो उसके लिए हमें कौन कौन से पदार्थ काम में लेने हैं। तो 7 पदार्थ मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखे हैं रासायनिक। अब इनमें से आपको जो अच्छे से याद हो जाए, लगभग 5 तो आपको मिनिमम याद रखना है। कौन कौन से याद रखना है? एक तो आपको याद रखना है जिप्सम का रखना है, H2SO4 का याद रखना है, एल्यूमिनियम सल्फेट और आयरन सल्फेट, और एक आपको याद रखना है फॉस्फो जिप्सम का याद रखना है। ठीक है ना। ये 5 तो मुख्य रूप से पता होना चाहिए। इनसे निश्चित ही एग्जाम के अंदर कई बार प्रश्न सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। ठीक है ना। एक बार हम फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इनका अर्थ समझे कि हमें तुल्यांकी भार लेना है, किसके सापेक्ष लेना है? जिप्सम के सापेक्ष लेना। और जिप्सम का जो मात्रा रखी जाती है वो 1 टन रखी जाती है, यानी 1 टन अगर हम सोइल के अंदर डालेंगे तो वो हमारी उदासीन मृदा में कन्वर्ट हो जाएगी, जो हमारे पहले लवणीय व क्षारीय मृदा के रूप में पाई जाती थी। तो जिप्सम हो गया। अगर हमें जिप्सम नहीं मिला, सल्फ्यूरिक एसिड मिला, तो हमें 570 की आवश्यकता होगी। लाइम स्टोन की मिला तो वो 580 की pH मान 7.5 से कम रखना है। और एल्यूमिनियम और आयरन की बात करें तो फ्रिज महंगा है, अलमारी से तो फ्रिज हो जाएगा 1.62, और अलमारी सस्ती है तो वो हो जाएगा हमारा 1.29 हो जाएगा। उसी प्रकार हम बात करें पायराइटिक 0.63 हो जाएगा, और फॉस्फोरस जिप्सम की हो जाएगी 0.95 हो जाएगी। ठीक है ना। तो इसी के साथ में हमारे जो रासायनिक विधि होती है उसके अंदर किन किन रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं वो यहाँ पर हमारे कंप्लीट होता है। तो इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में जो हमारे 2 मेथड और बचे हुए हैं, एक तो हो जाएगा हमारे जैविक विधि और दूसरी हो जाएगा हमारा अन्य विधि। उनके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर हम उन्हीं के बारे में इस सेशन में चर्चा करने लग जाएंगे तो वो हमारे सेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आज का सेशन हम यहीं कंप्लीट करते हैं। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर सेशन कैसा लगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो अपने साथियों के साथ में से अधिक शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।